Minister to make a statement, please. Honorable Home Minister, I told you I are giving notice. Sit down. Honorable Home Minister. Statement copy कहाँ है? डिप्टी चेयरमैन सर, डिप्टी चेयरमैन सर, वैसे जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं उसकी कॉपी राज्यसभा कार्यालय को भेजने के लिए मैं निर्देशित किया है। शायद आ गई होगी अथवा बट गई, बट आ जाएगी। You start. थोड़ी देर में। Anyhow, you start. Yeah. Anyhow, we can listen. No, listen to him. सभी सम्मानित सदस्यों से क्षमा चाहूंगा और डिप्टी चेयरमैन सर, एक अनुरोध मैं यह भी करना चाहूंगा कि आज तो मैं स्टेटमेंट यहां पर दे रहा हूं और 12 बजे फिर हमारा स्टेटमेंट लोकसभा में भी है, तो मैं जानता हूं कि यहां की परंपरा है कि सुओ मोटो स्टेटमेंट देने के बाद हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वह कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे यह up to 12 we will ask. 12 you can go. हाँ, तो या तो मंडे no 12 बजे तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 12 बजे स्टेटमेंट दे दें। No today itself 12 बजे तक क्लैरिफिकेशन। डिप्टी चेयरमैन सर, सार्क गृह मंत्रियों की 7वीं बैठक में मैंने दिनांक 4/8/2016 को भाग लिया। इस बैठक में मुख्य एजेंडा आतंकवाद, नारकोटिक ड्रग्स की तस्करी, साइबर क्राइम एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग थे। लगभग सभी देशों ने आतंकवाद की घोर भर्त्सना की। भारत की ओर से मैंने आतंकवाद पर विशेष बल दिया। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा भी आतंकवाद ही है। मैंने इस बुराई को जड़ सहित उखाड़ फेंकने का पक्का संकल्प करने का आह्वान किया। सार्क के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पैट्रोनेज दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। आतंकवाद की हैवानियत से तभी निपटा जा सकेगा। इसके अलावा मैंने सार्क के गृह मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से निम्न सुझाव रखे। पहला, आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। दूसरा, अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स अथवा नॉन स्टेट्स एक्टर के विरुद्ध प्रभावी कदम आवश्यक है। चौथा, आतंकवाद में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एक्स्ट्राडिशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कानून से न बच पाएं, क्योंकि कई लोग वांटेड हैं डिप्टी चेयरमैन सर। और पांचवी बात जो मैंने कही थी, सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। छठी बात कही थी, सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। मैंने भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु ट्रैक चाइल्ड और ऑपरेशन इस्माइल जैसे उठाए गए कदमों की ओर सार्क गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। भारत द्वारा ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हेतु जनधन योजना और आधार जैसे कार्यक्रमों से भी सार्क गृह मंत्रियों को अवगत कराया। भारत की ओर से सार्क गृह सचिवों एवं गृह मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्न इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई। पहला, STOMD और SDOMD का प्रभावी रूप से लागू करने हेतु भारत की ओर से तकनीकी सहायता।
माने हम टेक्निकल असिस्टेंस देने को तैयार हैं। दूसरा, भारत में 22-23 सितंबर को सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के एक्सपर्ट्स की बैठक का आयोजन, सौभाग्य से सभी सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लेने पर अपनी सहमति दी है। नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु भारत द्वारा सार्क सदस्य देशों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण। चौथा, सार्क देशों की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स की पहली बैठक भारत में आयोजित करने का भी प्रस्ताव मैंने किया। जहां तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उसने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। STOMD और SDOMD हेतु भी उनकी सहमति अभी शेष है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वे इस ओर शीघ्र कार्यवाही करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र वास्तव में शीघ्र होगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस गंभीर खतरे से बेहद चिंतित है, ऐसा सर्वविदित है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत ने तो इस मानवता विरोधी खतरे पर अपना स्पष्ट मैसेज तो दिया ही, साथ में लगभग सभी सदस्यों ने भी इस हैवानियत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय सभापति डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बहुत ओके, प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर। बहुत अच्छी हिंदी। डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले तो इस सदन के सभी दलों के नेताओं के प्रति और पूरे सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर जो एकजुटता इस सदन ने दिखाई है, यह केवल इस सदन की एकजुटता नहीं है, बल्कि यह डिप्टी चेयरमैन साहब, यह हमारे देश की एकजुटता है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आतंकवाद जो हमारे देश पे भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, उस आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ने में हम लोग पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा भरोसा और विश्वास है। आज मेरे द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी और हमारे डेरेक ओबराय साहब और मायावती बहन और रामगोपाल जी, दिलीप जी और हमारे सम्मानित शरद यादव जी, श्री नवनीत जी कृष्णन, श्री माजिद मेनन साहब, डी रजा साहब, कनीमोजी जी और भूपेंद्र यादव जी और हमारे जनाब आनंद शर्मा साहब, इन सब सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्रश्नों का अलग अलग उत्तर यदि मैं दूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए संक्षेप में ही मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने जो यह बात कही है कि आतंकवाद के सवाल पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने भी हमारी कुर्बानियां दी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मुझे यह कहने में रंच मात्र भी गुरोज नहीं है कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वह किसी भी दल के रहे, आतंकवाद को इस हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जितनी भी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है वह सभी ने किया है। और आज के भी प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार, उसी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब हमारी वहां पर जो स्पीच थी, कवर की गई कि नहीं की गई, और कवर करने की ऐसी परंपरा पहले रही है कि नहीं रही है, नहीं की गई तो क्या डेलिबरेटली नहीं की गई, इसका उत्तर देना इस समय हमारे लिए कठिन होगा। हां, इतना क्योंकि मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है
कि भारत से जो दूरदर्शन और एएनआई के रिपोर्टर और हमारे पीटीआई के रिपोर्टर्स थे, उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। यह सच है। और वहां के मंत्री के द्वारा अथवा वहां की सरकार के द्वारा मर्यादित व्यवहार मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन सर, यह बोलने में मुझे संकोच है। उन्हें जो करना था उन्होंने किया। मैं उस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे भारत का सवाल यहां तक है कि मेहमान नवाजी में भारत की एक सारी दुनिया में साख है। हम अपनी उस साख को हमको बनाकर रखना चाहिए और इसके प्रति हमको अपनी प्रतिबद्धता ये हाँ, यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया। लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। प्रदर्शन का जो भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा था भारत के खिलाफ और हमारी विजिट के खिलाफ पाकिस्तान की, वो प्रदर्शन चल रहा था। पहले यह तय किया था कि मैं बाई रोड रावलपिंडी एयरबेस से होटल जाऊंगा, सेरेना होटल। लेकिन शायद वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में अंत में यह फैसला किया कि नहीं, मुझे बाई हेलीकॉप्टर ले जाना चाहिए। तो होटल के पास में एक हेलीपैड था, वहां पर बाई हेलीकॉप्टर वो ले गए। लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरकर जब मैं होटल जाने लगा तो कई स्थानों पर लोग 100, 50, 25, 10, 5 की संख्या में लोग खड़े थे और उनका अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं श्रीमान कि यदि विरोध की यदि चिंता रही होती तो शायद मैं पाकिस्तान जाता न। लेकिन उन्होंने किया। लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया कि मैं यह विरोध दर्ज कराऊं अथवा यह मैं अपनी बात वहां पर रखूं कि मुझे आना था तो क्यों पाकिस्तान में विरोध हुआ। यह सब कुछ मैंने नहीं किया। कोई विरोध दर्ज वहां पर मैंने नहीं कराया। वहां जो होना था वो हुआ है। और एक बात कि हमारी जो स्पीच ब्लैकआउट कर दी गई, अब वहां पर क्या इसके पहले परंपरा रही है उसके बारे में मुझे विदेश मंत्रालय से विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या परंपरा रही है, उस परंपरा की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संबंध में तो कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। और जहां तक बीएसएफ की बात है, रामगोपाल जी ने पूछी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बार बार अनुमति लेने की जरूरत न पड़े। डिप्टी चेयरमैन साहब, सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी प्रकार के निर्देश हैं। संयम से काम लें, संयम से काम लें। गोली भी अपनी तरफ से चलाने की जरूरत नहीं है, पहल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि चल जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए अनुमति भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है, यह पहले से ही यह ऑर्डर है। वैसे हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह बात तो बहुत ही प्रचलित है, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रचलित है कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। और हमारे प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से दरियादिली दिखाई है, उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी जाकर माने एक प्रकार से अपनी सहानुभूति भी व्यक्त कर दी कि पाकिस्तान इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेरर। माने जितना सब कर सकते थे अधिकतम पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है।
लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे कि सभी एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खड़े हों। और इतना ही कहते हुए और मैं पुनः सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त कर जी। पाकिस्तान के साथ रही है, उस मामले में सरकार क्या नए सिरे से कोई पुनर्विचार करेगी? क्या करेगी? आज के हालात देखते हुए वहां बलूचिस्तान में भी उसी तरह के आंदोलन हो रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में भी लोग इसी तरह दमन के शिकार हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या भारत सरकार एक समग्र चिंतन इस बात पर पुनर्विचार करेगा क्या, ये जानना चाह रहे थे कई सदस्य। डिप्टी चेयरमैन सर के अपनी भारत सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना है कि नहीं करना है, इस प्रश्न का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें सभी को जो भी करेंगे सबको विश्वास में लेकर करने की कोशिश करेंगे। पूछो। चेयरमैन सर,